हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप से कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 47 है वो एज यूजुअल होने वाला है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के ऊपर, जो कि बेस्ड है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे। ऑलरेडी बेटा हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 बोलते हैं ना, लर्न एंड अंडरस्टैंड कर रहे थे, इन प्रोसेस में था। हमने ऑलरेडी बेटा केस 1 का एग्जाम्पल नंबर 1, जहाँ पर हमने बेसिक एक एडजस्टमेंट्स देखी थी कि किस तरीके से हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन था जहाँ पे बस हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करके दिखाना था और हमें उसकी जनरल एंट्री पास करनी थी। मैंने बताया भी था एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के आते हैं। फिर बेटा हमने प्रॉपर एक अपना क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पर हमने ऑलरेडी एक फुल फ्लैज क्वेश्चन किया था, जहाँ पे हमने अपने वर्किंग नोट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के सिनेरियो में, वो हमने देखा था। ठीक है, तो मेरे बच्चे आज की क्लास में ना हम अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 स्टडी करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम हम फुल फ्लैज ही क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इससे हमारे कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे बेटा। तो ये क्वेश्चन करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न एंड अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन बेटा, स्क्रीन पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमें बोल रहा है कि 31 मार्च 2016 को हमारे पास बैलेंस शीट दी गई है एबीसी की, जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, यानी जो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर करते हैं इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। ठीक है, यानी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो उसको शेयर करते हैं अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में, यानी जो कैपिटल का रेशो होगा वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। तो मुझे बता सकते हैं यहाँ एबीसी की कैपिटल कितनी है। यस सर, ए की कैपिटल है सर 45,000, बी की कैपिटल है 30,000 एंड सी की कैपिटल कितनी है 15,000। तो अगर हम इसका रेशियो बनाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए बेटा। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45। तो जो रेशियो बना ना वो बना 3:2:1, यानी एबीसी का जो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माना जाएगा वो 3:2:1 माना जाएगा बेटा। वैसे तो जनरली बेटा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो क्वेश्चन में दे दिया जाता है, नहीं देते हैं तो फिर हम उसे इक्वल भी ट्रीट कर सकते हैं। पर यहाँ पर ना बेटा इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैपिटल के प्रोपोर्शन में दिया है, इसलिए हमने कैपिटल के रेशियो से ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया, जो कि आया 3:2:1। ये बात आप ध्यान में रखना, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 3:2:1। ठीक है, फिर इन्होंने बेटा बैलेंस शीट जो दी है, लाइबिलिटी साइड में बेटा हमें क्रेडिटर्स दिए हैं 10,800 रुपीज के, बिल्स पेबल दिया है बेटा 5,000 रुपीज के, कैपिटल्स हमें दे दी एबीसी के एज यूजुअल 45, 30 एंड 15,000, टोटल करके बाहर दे दिया 90,000। कैश एट बैंक बैलेंस दे रखा है बेटा एसेट साइड। ऑब्वियसली बात है, बिजनेस के अकाउंट, बिजनेस के बैंक अकाउंट में अगर पैसे पड़े हुए हैं तो बिजनेस के लिए एसेट ही है बेटा। एसेट साइड दिख रहा है 13,000। डेटर्स हमें दिख रहे हैं 10,000 रुपीज के, बट हमने लेस कराया बेटा इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी हमें अपने कुछ डेटर्स के ऊपर बेटा डाउट है, शक है कि शायद फ्यूचर में कुछ डेटर बेटा हमें पैसे देने से मना कर सकते हैं। दैट्स वाई वो बैड डेट जब फ्यूचर में होगा तो बिजनेस को नुकसान होगा बेटा, इसलिए उस नुकसान से बचने के लिए आज ही बिजनेस ने बेटा क्या बना दिया, अपना प्रोविजन बना दिया, जिसको बोल दिया गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखा जाए तो बेटा क्लास 11th में हमारे पास एक कंजर्वेटिज्म यानी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी होता था, जो हमें अलाउ करता था कि अगर फ्यूचर में बिजनेस को कोई ऐसा एक्सपेंस दिखाई दे रहा है जो बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, मेजर कुछ खर्चा हो रहा है, तो हम बेटा उसको क्या कर सकते हैं, आज ही करंट ईयर में बुक कर सकते हैं एक्सपेंस को। इनकम को नहीं, इनकम तो जब होगी तब बुक करेंगे, तब उसे रिकॉर्ड करेंगे, बट एक्सपेंस अगर फ्यूचर में हो रहे हैं और वो मेजर एक्सपेंस है जिनसे बिजनेस के बोलते हैं ना ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो ऐसे में मेरे बच्चे हम उसका प्रोविजन बना देते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पे हमने अपने होने वाले बैड डेट के लिए, जो हमें डाउट हो रहा है कि कल के दिन कुछ डेटर पैसे नहीं देंगे तो बैड डेट हो सकते हैं और हमें नुकसान हो सकता है, तो हमने आज ही उसका प्रोविजन बना दिया 200 रुपए का। देखा जाए तो बेटा प्रोविजन ना हमारी लायबिलिटी होती है, हम इसको लायबिलिटी साइड भी दिखा सकते हैं, बट इसका अल्टरनेट ट्रीटमेंट ये भी होता है बेटा कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो हम उस प्रोविजन को एसेट से भी लेस कर सकते हैं। जनरली बेटा जो हमारी सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है यानी एनसीईआरटी में भी जनरली बेटा
प्रोविजन अगर किसी एसेट से लिंक होता है तो ऐसे में हम उस प्रोविजन को देखते हैं कि वो ना उस एसेट से लेस होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए बेटा हम भी इसे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, बट आप में से कोई अगर प्रोविजन को लायबिलिटी साइड दिखाना चाहता है तो वो दिखा सकता है। ऐसा कोई बोलते ना यहाँ पे सच इशू नहीं है। फिलहाल 200 रुपए का हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से लेस किया और अपने नेट डेटर्स बाहर दिखा दिए 9800। 9800 का मतलब है कि ऐसे में बिजनेस को लगता है कि हमें डेटर से पैसे मिलने की संभावनाएं कितने रुपए की है बेटा, 9800 रुपीज की है। स्टॉक बेटा हमें 9000 रुपीज का दिया है। स्टॉक आपको पता है बैलेंस शीट बेटा एंड में प्रिपेयर होती है, तो ये एंड का स्टॉक है, यानी ऐसा गुड्स जो एंड तक बिक नहीं पाया, तो ऐसे में इन गुड्स को हम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक के नाम से पुकारते हैं। जनरली ये अभी नहीं, इस ईयर में तो नहीं बिक पाए, बट आने वाले फ्यूचर ईयर्स में ये बिक जाएंगे, तो इसलिए बिजनेस बेटा इनको अपना एसेट भी दिखाती है और ये एक तरीके से क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट किए जाते हैं, जो कि 9000 रुपीज के हैं। मशीनरी बेटा आप सभी को पता है बिजनेस के लिए एसेट है, एसेट साइड दिख रहा है 24,000। फ्री होल्ड प्रीमिसेस लाइक लैंड एंड बिल्डिंग्स हमारे पास पड़ी हुई है बेटा, जिनकी कीमत है 50,000। बैलेंस शीट का बोथ साइड टोटल करके दिया है 1,05,000। फिर क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में बेटा कुछ बातें हमें दी गई हैं, और देखा जाए तो बेटा मेन क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बी इज रिटायर्ड हो रहा है बेटा, यानी यहाँ पर बता दिया कि जो बी पार्टनर है वो यहाँ से रिटायर्ड हो रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है बेटा, ये आप पढ़ते हुए आ चुके हो कि जो बीज रिटायर्ड हो रहा है तो बीज अपना शेयर फर्म में छोड़कर जा रहा है, और उसके बदले उसका जितना पैसा बनता है वो उसे दे दिया जाएगा, बट यस वो अपना शेयर छोड़कर जा रहा है। अगर पार्टनर के बीच में बेटा रेशो है 3:2:1 और बी का शेयर है बेटा 2/6, तो बी अपना शेयर 2/6 से फर्म में छोड़कर जा रहा है, बदले में उसका जितना हिसाब किताब बनता है वो उसे दे दिया जाएगा। पर जो 2/6 उसका शेयर है वो लेगा कौन, वो लेगा बेटा ए एंड सी, यानी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स जो आगे भी रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में ना ये माना जाता है कि ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो बी का शेयर बेटा एक्वायर कर लेंगे, ले लेंगे, और ऐसे में ए और सी को यानी रिमेनिंग पार्टनर्स को, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को बेनिफिट होगा शेयर में। दैट्स वाई ए और सी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, और जो बी अपना शेयर छोड़कर जा रहा है हम उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी बोल देते हैं। और इसका यूज कहाँ पे होता था बेटा, इसका यूज होता था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, जो हमें आगे यहाँ पर भी दिया हुआ रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है हमने बी को गुडविल पे करनी होगी, और बी को गुडविल कौन पे करेगा बेटा, ए एंड सी पर्सनली इन देयर गेनिंग रेशो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मुझे लगा बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, हालांकि मुझे पता है अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी। तो 20 बेटा रिटायर्ड हो रहा है, एंड द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर असर्टेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेबल टू बी। आपको पता है बेटा बी रिटायर्ड होता है, तो हमें ना बी का वो बैलेंस ढूंढना होता है जो हमें बी को अल्टीमेटली पे करना है। तो कह रहे हैं बी को अमाउंट पे करने से पहले, यानी बी का वो बैलेंस ढूंढने से पहले जो हम उसे पे करेंगे, उसे जानने से पहले आपको अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी में रीएडजस्टमेंट करना है। रीएडजस्टमेंट बोले तो आपको अपने एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना है। देखना है कि अगर कोई एसेट्स और लायबिलिटी चेंज हो रहे हैं तो उन्हें एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना है जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका निक नेम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है बेटा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि हम कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट दे रहे हैं। ए पॉइंट में इन्होंने बता दिया दैट आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस के कुछ अमाउंट में से बेटा हमने कुछ इंश्योरेंस का अमाउंट, इंश्योरेंस के अमाउंट के अंदर से कुछ इंश्योरेंस का अमाउंट बेटा हमने डेबिट कर दिया एंटायरली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होने का मतलब है कि हमने इसको एक्सपेंस दिखाया जो कि 1000 का था, बट इसको ना हमें कैरी फॉरवर्ड करना था एज अ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब होता है बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस, एडवांस इंश्योरेंस, यानी एक ऐसा एक्सपेंस जिसको आपने वक्त से पहले ही पे कर दिया। अगर आपने बेटा किसी भी एक्सपेंस को वक्त से पहले ही पे कर दिया, यानी अभी उसकी ड्यू डेट आई भी नहीं थी, अभी उसको पे करना भी नहीं था, बट अगर आपने वो एक्सपेंस पे कर दिया तो मेरे बच्चे ऐसे सिनारियो में वो आपका एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता, वो आपका एसेट माना जाता है। हमें दिखाना था बेटा इसको एसेट, बट हमने इसको दिखा दिया अपना P&L अकाउंट में डेबिट यानी एक्सपेंस दिखा दिया। तो हमें ना ये आज एसेट दिखाना है, एसेट दिखाएंगे तो फायदा होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा हम इसको क्रेडिट करेंगे। बेटा मैं चाहता हूं कि यहाँ पे किसी के डाउट्स ना रह जाएं, इसलिए बेटा मैं आपको यहाँ पर एक वर्किंग दिखा रहा हूँ प्रीपेड एक्सपेंसेस के, ठीक है, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस का पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। पर सर आप ये बताओ कि इंश्योरेंस का मतलब होता क्या है पहले। देखो बेटा जनरली इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन लेना। कुछ ऐसे भी कंपनीज होती हैं बेटा मार्केट में
जो लोगों को या बिजनेसेस को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, यानी इंश्योरेंस देने का काम करती हैं। तो जनरली बेटा जो बिजनेस होता है, यानी पार्टनरशिप फर्म जो हमारी है, उसको बेटा एक फेयर होता है कि जो उसके पास गुड्स हैं या एसेट्स हैं वो किसी तरीके से डैमेज्ड ना हो जाएं, किसी तरीके से डिस्ट्रॉय बाय फायर यानी आग में जल ना जाएं, या किसी भी तरीके का उनमें कोई एक्सीडेंटल इशू होता है और वो खराब हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं, तो ऐसे में बेटा बिजनेस को लॉस हो सकता है। तो बिजनेस ना ऐसे ही लॉसेस से बचने के लिए बेटा ना इंश्योरेंस कंपनी से जो प्रोटेक्शन देने का धंधा करती हैं उनसे इंश्योरेंस ले लिया जाता है। बदले में वो जो इंश्योरेंस कंपनी है जो हमको प्रोटेक्शन दे रही है पार्टनरशिप फर्म को, तो बदले में पार्टनरशिप फर्म यानी हमारा जो बिजनेस है वो उन इंश्योरेंस कंपनी को बेटा एक मिनिमलिस्टिक अमाउंट पे करता है जिसका नाम होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। जनरली बेटा जो बिजनेस अपना इंश्योरेंस कराती हैं वो 1 साल का ही होता है, जिसको हम जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं। मतलब इनकी जो टाइम लिमिट्स होती है, इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। 1 साल के बाद ये इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाते हैं बेटा। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, जनरल इंश्योरेंस, एक लाइफ इंश्योरेंस भी होता है बेटा जो जीते जागते इंसान लेता है, जैसे आप, मैं, आपके घर में मम्मी पापा होंगे, तो इंश्योरेंस लेते हैं, वो लाइफ इंश्योरेंस होता है बेटा। हम यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे। लाइफ इंश्योरेंस में ना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक बार ही होता है और फिर निरंतर ना बेटा वो इंश्योरेंस 5 साल, 10, 15, 20 साल जितने समय के लिए भी आपने वो कराया है वो चलता रहता है, उसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती। बस आपको वही इंश्योरेंस प्रीमियम वहां पे भी पे करना होता है। तो महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से आप पे करते रहते हैं और वो चलता रहता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। बट बेटा हम यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, हमारी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म ना कोई इंसान नहीं है, कोई जीता जागता इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल। इसलिए बेटा जो पार्टनरशिप फर्म अपने गुड्स का, अपने एसेट का इंश्योरेंस कराती है वो एक जनरल इंश्योरेंस होता है, 1 साल का होता है, जिसकी टाइम लिमिट 12 महीने की होती है। तो मेरे बच्चे देखो, किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग उसके अकाउंटिंग ईयर पे निर्भर करती है कि उसका अकाउंटिंग ईयर जो है ना वो कब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। तो लेट बी सपोज कि यहाँ पर हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हो रहा है मार्च में, यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर एक फाइनेंशियल ईयर के नेचर का है। तो आप गिन लीजिए अप्रैल से मार्च होते हैं 12 महीने। तो जो अकाउंटिंग होती है वो ये कहती है कि जो भी आपका अकाउंटिंग ईयर है, अगर उसके अंदर वो एक्सपेंस फॉल कर रहा है तो हम उसको एक्सपेंस दिखा सकते हैं। कोई इनकम अगर इन 12 महीने के अंदर फॉल कर रही है तो हम उसको इनकम दिखा सकते हैं। और जनरली ये हमारा ना बेटा एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी होता था, अगर आपको याद हो, ये हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये भी हमें यही बोलता था कि जो आपके करंट ईयर की इनकम्स होती हैं, करंट ईयर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, यानी जो 12 महीने में आप अपने खर्चे और फायदे बोलते ना कमा रहे हो, वो ही आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। इट मीन्स कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट मी सपोज कि अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी को 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम देता हूं, मैंने बोला ना प्रोटेक्शन लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है फ्री में प्रोटेक्शन थोड़ी देंगे आपको, आपको एक प्रीमियम पे करना होगा। और वो प्रीमियम हमें हर साल पे करना होता है बेटा, क्योंकि ये जनरल इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल के होते हैं, 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं तो रिन्यू कराना होता है। तो लेट बी सपोज कि हमने अप्रैल को 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा एक इंश्योरेंस कंपनी को। तो आप मुझे बताओ, 1 साल का है ये इंश्योरेंस, तो मुझे बताओ अगर अप्रैल में हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसका एक्सपायरी टर्म कब आएगा? मार्च 2025। और बड़े मजे की बात है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर भी मार्च 2025 में ही खत्म हो रहा है। यानी ये 12,000 का जो हमने खर्चा किया है स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, हम इसे अपने पूरे साल का खर्चा दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा। बट अगर हम ये एक्सपेंस अप्रैल में ना करके, मेरे बच्चे, अप्रैल में ना करके कहाँ करें? मई में करें। आई रिपीट इट, मई में करें। तो आप मुझे बताओ इसका जो टाइम लिमिट है वो कब खत्म होगा, इसका एक्सपायरी टर्म कब खत्म होगा? तो 12 महीने का इंश्योरेंस होता है, तो मई से लेके अप्रैल की एंड तक मेरे बच्चे ये इंश्योरेंस का टर्म रहेगा। यानी मेरा इंश्योरेंस का जो एक्सपायरी टर्म है वो नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में जाकर खत्म होगा। तो मेरे बच्चे बात ये है कि जो हमारे अकाउंटिंग ईयर में एक्सपेंस आ रहा है वो कितने महीने का आ रहा है? हमारे अकाउंटिंग ईयर में बेटा एक्सपेंस सिर्फ 11 महीने का ही आ पा रहा है। 1 महीने का जो एक्सपेंस है वो नेक्स्ट ईयर का फॉल हो रहा है। तो इट मीन्स कि हमने 11 महीने का एक्सपेंस तो अपनी अकाउंटिंग ईयर का पे किया है,
पर 1 महीने का जो एक्सपेंस है वो हमने नेक्स्ट ईयर का ही पे कर दिया अपने करंट ईयर में। तो मेरे बच्चे, बात यहाँ पर ये होती है कि अगर मैं अपने इंश्योरेंस का या किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट करता हूँ तो मुझे सिर्फ अपने ही करंट ईयर का एक्सपेंस लेना होता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली निकालना चाहूँ तो मैं कहूंगा कि मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 12,000 का, और मुझे कितने महीने का एक्सपेंस चाहिए? सिर्फ 11 मंथ, क्योंकि मेरे ईयर में सिर्फ कितने मंथ्स फॉल हो रहे हैं? 11 मंथ्स फॉल हो रहे हैं। अगर अकाउंटिंग ईयर में जो मेरे इंश्योरेंस का खर्चा है वो सिर्फ 11 महीने का ही फॉल हो रहा है, तो इसलिए 11 महीने का एक्सपेंस चाहिए। ये एक्सपेंस वैसे था कितने महीने का? 12 महीने का, तो हमें प्रोपोर्शनेटली 11 महीने का चाहिए। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो बेटा ये 11,000 आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं अपने अकाउंटिंग ईयर में इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा सिर्फ 11,000 का ही दिखा सकता हूँ। पर सर आपने तो पेमेंट 12,000 की करी थी। हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि वो जो 1 महीने का मैंने एक्स्ट्रा खर्चा कर दिया है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया है, और नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर मैं निकालूं तो मैं कहूंगा कि मैंने पेमेंट तो कर दी थी 12,000 की, पर मैं इसमें से 1 महीने का खर्चा अलग करना चाहता हूँ। और ये खर्चा है वैसे कितने महीने का? 12 महीने का, बट मैं इसमें से 1 महीने का खर्चा अलग कर रहा हूँ, क्योंकि ये खर्चा मेरा नेक्स्ट ईयर में फॉल करता है, जो कि 1,000 रुपीज आएगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो ये 1,000 रुपीज का एक्सपेंस है जो मैंने अपना मई में ही पे कर दिया है, देखो 11,000 पे किया वो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो 1,000 मैंने नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको मैं अपना एक्सपेंस नहीं दिखा सकता करंट ईयर में, क्योंकि वो फ्यूचर से बिलोंग करता है। इसलिए मैं इस 1,000 के एक्सपेंस को बेटा अपना क्या दिखाऊंगा? एडवांस एक्सपेंस दिखाऊंगा। मैं कहूंगा मैंने नेक्स्ट ईयर का खर्चा भी अपने करंट ईयर में ही पे कर दिया, यानी मेरा ये है एडवांस एक्सपेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और ये बेटा जनरली बिजनेस के लिए एसेट होता है, क्योंकि आपने फ्यूचर का खर्चा करंट ही ईयर में पे कर दिया जिसका समय भी नहीं आया था और आप पे करके आ गए। हालांकि मेरे बच्चे, ये बेटा एक तरीके का लिमिटेशन भी होता है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे पैसा नहीं मांगती इंश्योरेंस का कि आप एक एक महीने में आप पेमेंट करते रहे इंश्योरेंस प्रीमियम का, नहीं, हमें एक साथ ही देना पड़ता है। तो ठीक है, 11 महीने का हमारे ईयर में फॉल हो गया, पर जो एक ईयर का एक्सपेंस है वो हमारा नेक्स्ट ईयर में फॉल हो रहा है, जिसे हम प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बोलेंगे। और वो एडवांस एक्सपेंस हमारे बिजनेस के लिए क्या बनेगा? एसेट। तो ना हमारे क्वेश्चन में ना बेटा यही बात यहाँ पर बोली गई थी। क्या आपको बात समझ में आई? क्या हमारे इंश्योरेंस के अमाउंट में से कुछ इंश्योरेंस का ऐसा अमाउंट था जो कि हमने डेबिट करा पीएनएल अकाउंट में 1,000 रुपीज से, बट वो कैरी फॉरवर्ड होना था एज अ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? यस सर, अब आती है। तो जो ये हमारा 1,000 रुपीज का एक्सपेंस है जिसे हमने पीएनएल में डेबिट किया, इसे हम बेटा अपना अब एसेट दिखाएंगे, क्योंकि ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस था, ये हमने वक्त से पहले ही कर लिया था, तो हम इसको एसेट दिखाएंगे। हमारा एक एसेट बेटा हमें बोलते हैं ना फाउंड हो रहा है, पता चल रहा है, तो हम इसको रिवोल्यूशन अकाउंट में अपना एज अ इनकम दिखाएंगे और नई बैलेंस शीट में इसे एसेट भी दिखाएंगे। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ सर, अच्छे से समझ में आती है। बी पॉइंट में कहा है कि आपका फ्री होल्ड प्रीमिसेस बेटा अप्रिशिएट हो रहा है 10% से। देखा जाए तो बेटा फ्री होल्ड प्रीमिसेस 50,000 का है, 10% से बढ़ रहा है, तो मेरे बच्चे आपको फायदा ही हो रहा है, क्योंकि एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू का बढ़ना, और फ्री होल्ड प्रीमिसेस यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो आपको अच्छा ही लगेगा बेटा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बेटा हम इसे इनकम साइड लेकर जाएंगे और इसे क्रेडिट करेंगे। वहीं बेटा सी पॉइंट में कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ब्राउट अप करना है, कहां तक लेकर जाना है? 5% तक लेकर जाना है, यानी जो आपका पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 रुपए था, अब इसे 5% तक करना है, यानी 5% तक आपको इसे लेकर जाना है। तो पता है बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर 5% 10,000 पे लगाएंगे कि 9,800 यानी नेट डेटर्स पे लगाएंगे, किस पे लगाएंगे? तो बेटा देखो इसका सवाल सिंपल है। आप ये मुझे बताओ बेटा कि अगर आप अपने डेटर से पैसा लेने जाओगे तो कितने रुपए के डेटर से पैसा लेने जाओगे? 9,800 से कि 10,000 से? सर 9,800 से नहीं बेटा, 9,800 से नहीं, क्योंकि जो 200 रुपए का आपको शक हो रहा था ना वो आपको हो रहा था, यानी पार्टनरशिप फर्म को हो रहा था, वो डेटर ने मना नहीं करा हुआ, वो उन्होंने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया कि वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे, मतलब वो देंगे बट उन्होंने ना देने से तो मना नहीं किया ना अभी, यानी उनकी तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया, यानी उनकी तरफ से कोई ऐसा मना नहीं हुआ है जो कि आप सिर्फ 9,800 के डेटर से ही लेने जाओगे, यानी पेमेंट लेने आप पूरे 10,000 के डेटर से ही लेने जाओगे। दैट्स वाई बेटा आप जो ये 5% का प्रोविजन बनाओगे ना, ये अपने रियल डेटर्स यानी टोटल डेटर्स पे बनाओगे 10,000 पे। हाँ, अगर ये बैड डेट होता
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की जगह ये बैड डेट होता, तो तब कंफर्म हो गया कि 200 रुपए के आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं डेटर से, तब आपके रियल और नेट डेटर 9,800 होते, तब हम ये 5% का प्रोविजन 9,800 पे बना रहे होते। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो अगर आप अपना 10,000 पे 5% क्रिएट करते हो बेटा, तो 10,000 का 5% जो होता है वो 500 रुपए होता है। इसका मतलब ये है कि आपने पहले से प्रोविजन 200 रुपए का बना रखा था, बट अब आपको प्रोविजन 500 रुपए का बनाना पड़ रहा है। तो कितने से प्रोविजन और क्रिएट कर दोगे, कितने से अपना डाउट और इंक्रीज कर दोगे कि वो 500 हो जाए? तो सर 300 रुपए से और बढ़ा देंगे। द आंसर इज सिंपल। देखो आपको भी पता चल गया। तो 300 रुपए से जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ रहा है वो हमारा नुकसान है बेटा, क्योंकि हम अपने डेटर पे और शक बढ़ा रहे हैं और डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो ना बेटा ये हमारा प्रोविजन लायबिलिटी भी होता है, तो हम अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा नुकसान है बेटा, तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में जाएगा। डी पॉइंट में बोला है कि मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 5% से, और बेटा मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है बाय का मतलब होता है से, अगर 5% से हो रही है तो आपको 24,000 का 5% निकालना होगा। तो 24,000 का 5% होता है बेटा 1,200 रुपीज, यानी 1,200 रुपीज से आप अपनी मशीनरी डेप्रिशिएट करोगे, और अगर आपका एसेट का वैल्यू डाउन होगा तो आपका बेटा नुकसान ही होगा, और ये आपका बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। फिर ई पॉइंट में बोला है बेटा कि आपका एक लायबिलिटी आया है वर्कमैन कंपनसेशन का। तो ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ बेटा कि हमने बैलेंस शीट में एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया ही इसलिए जाता है कि समटाइम बेटा बिजनेस को ये फियर होता है कि कल के दिन अगर किसी वर्कर के साथ या किसी इंप्लॉय के साथ कोई मिस हैपनिंग, डैमेज वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह होता है, और अगर वो वर्कर इंप्लॉय क्लेम करता है तो फिर उसको हमें पेमेंट करनी पड़ सकती है। तो इसलिए बिजनेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं क्योंकि क्लेम आने की संभावना रहती है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है नहीं है, पर क्लेम आ गया बेटा वर्कमैन कंपनसेशन का, यानी किसी वर्कर और एम्प्लॉय के साथ कुछ मिस हैपनिंग होगी और वो हमारे बिजनेस के ऊपर बेटा क्लेम कर रहा है कि मुझे 1,500 रुपए चाहिए, पर बेटा हम देंगे, देखो हम देंगे तो है ही अब क्योंकि क्लेम आ रहा है वर्कर का, पर हमने कोई रिजर्व नहीं बना रखा। इसका मतलब है बिजनेस की एक लायबिलिटी इंक्रीज तो हो गई क्योंकि बिजनेस को 1,500 रुपए पे करने हैं, बट इस लायबिलिटी के बढ़ने से जो नुकसान हो रहा है, जिस नुकसान को हम रिजर्व से कैंसिल करा सकते थे, और क्योंकि हमने कोई रिजर्व बनाया नहीं, तो अब ये नुकसान जाएगा कहाँ? तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है बेटा, तो यहाँ पर हम इस नुकसान को अब कहाँ लेकर जाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन में कोई क्लेम आता है तो मैं उसे अपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी जो लायबिलिटी साइड हमें दिखता है प्रॉफिट, उससे हम लेस करें। पर बेटा क्योंकि रिजर्व है ही नहीं तो किससे लेस करेंगे आप एक्सपेंस को? तो इस लायबिलिटी के बढ़ने से अब जो नुकसान होगा वो रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। तो ए से लेके ई पॉइंट तक ना बेटा इन्होंने सिर्फ आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस के बारे में ही बताया। वहीं एफ पॉइंट में मेरे बच्चे इन्होंने बोला है कि जो फर्म की एंटायर गुडविल है वो कितनी है? 18,000, और यहाँ से हम सेम किसकी गुडविल निकालेंगे? 20 की, क्योंकि 20 रिटायर्ड हो रहा है, और 20 की गुडविल एडजस्ट होगी इनटू द अकाउंट ऑफ ए एंड सी, हु गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1। तो मेरे बच्चे देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर ना न्यू रेशो भी दे दिया गया है 3:1। अब आपको पता है कि बी को जो गुडविल पे करेंगे, जनरली कौन पे करेंगे? बी को गुडविल जो पे करेंगे जनरली वो ए एंड सी करेंगे, बट कौन से रेशो में? गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो हमें पता है यहाँ पे 3:2:1, पर न्यू रेशो नहीं पता था, तो न्यू रेशो इन्होंने हमें दे दिया। अगर ये हमें नहीं भी देते ना बेटा तो हम खुद से भी निकाल सकते थे, और पता है आपको अगर ये नहीं देते ना तो फिर हम बहुत अच्छे तरीके से अपना स्मार्ट वर्क लगा सकते थे। अगर हमारा न्यू रेशो, अगर हमारा ओल्ड रेशो 3:2:1 है ए बी एंड सी के बीच में बेटा, तो यहाँ पर हमारा बी रिटायर्ड हो रहा है, तो अगर ये हमें न्यू रेशो नहीं देते ना बेटा तो हम खुद भी निकाल सकते थे कि जो बचा हुआ रेशो है वही अब ए और सी का न्यू रेशो हो जाएगा। और सबसे खूबसूरती वाली बात यह है कि ये हमने ऑलरेडी अपना जब रिटायरमेंट में न्यू रेशो निकालना सीखा था तो ये हमारा केस 1 हुआ करता था, और हमने केस 1 में पढ़ा था बेटा न्यू रेशो के कि जो रिमेनिंग रेशो बच जाता है ए और सी का वही न्यू रेशो और वही गेनिंग रेशो होता है। तो हमारे लिए तो और भी आसान हो जाता अगर ये न्यू रेशो नहीं देते तो, पर चलो इन्होंने दे रखा है। और ये क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3/4 और 1/4 जो शेयर दिया है न्यू शेयर,
ये भी तो 3:1 ही है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है कि हम अगर निकाल रहे हैं, हम अगर निकालते पर्सनली तो हमारा भी 3:1 है, और क्वेश्चन ने भी कितना दिया है 3:1, यानी हमारा गेनिंग रेशियो ऑटोमेटिक क्या होने वाला है 3:1 ही होने वाला है। अगर किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई तो आप बेटा ट्रेडिशनली निकाल सकते हो। न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो भी पता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके अगर आप निकालोगे आना यही है बेटा गेनिंग रेशियो 3:1। बट हमने स्मार्ट वर्क लगाया, हमें पता है अगर हम पर्सनली अपना न्यू रेशियो निकालते तो वो 3:1 आता और वही हमारा गेनिंग रेशियो होता। पर क्योंकि क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा था तो हमने कहा अरे अब तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। पर हमने देखा कि ये न्यू रेशियो अगर हम न्यू रेशियो निकालते तो उसी से मैच कर रहा है। इट मीन्स कि ये न्यू रेशियो ही हमारा क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर स्मार्ट वर्क खेल लेंगे और यहाँ पर हम गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे। आप निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, पर वही बात है ना, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आ चुका है, ठीक है, अगल बगल के सारे स्मार्ट्स बोलते हैं गैजेट सारे स्मार्ट्स हो चुके हैं, तो आप अपना दिमाग भी थोड़ा स्मार्ट करिए ना। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? हाँ हाँ सर आ गई आ गई। तो इट मीन्स कि मेरा गेनिंग रेशियो यहाँ 3:1 ही होने वाला है और न्यू रेशियो भी मेरा यहाँ पे 3:1 ही रहेगा। हाँ, अगर ये रेशियो कुछ और देते लाइक 5:3 दे देते, 7:2 दे देते, कुछ अलग ही दे देते, तब फिर हमें न्यू रेशियो निकालना कंपलसरी, सॉरी, तब हमें गेनिंग रेशियो निकालना कंपलसरी होता क्योंकि इनका न्यू रेशियो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, पर चलो ये तो मैच कर रहा है हमारे साथ, तो हमारी प्रॉब्लम आसान हो गई। यही हमारा न्यू रेशियो हो गया, यही हमारा गेनिंग रेशियो हो गया। इसके बाद जी पॉइंट पे बोला है बेटा एंटायर कैपिटल ऑफ अ फर्म, जो फर्म की एंटायर कैपिटल है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड वो होगी 60,000, जो ए और सी के बीच में बांट दी जाएगी इन न्यू रेशियो यानी 3:1 में। देखो बेटा बात यह है कि अगर मैं आपको नई फर्म की कैपिटल क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दूं तो यही तो हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस 1 है, जहां पर हमें क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नई फर्म की कैपिटल दे दी जाती है और फिर इस नई कैपिटल को ए और सी अपने नए रेशो में प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आगे लिखा है कि आफ्टर पासिंग इन देयर अकाउंट्स फॉर द एडजस्टमेंट की एंट्रीज करने के बाद, मतलब जो एडजस्टमेंट है उन्हें करने के बाद हमें ये देखना है, मतलब ये जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हमें करनी है एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्राउट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस में भी बोला कि नई कैपिटल हम निकालेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर ए एंड सी की, फिर उनकी वजह से कुछ कैपिटल एडजस्ट होगी, उसकी एंट्री करने के बाद यानी उसे रिकॉर्ड करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट हो रहा होगा उसका या तो दो ही ट्रीटमेंट होगा, या तो पार्टनर कैश लेकर आएगा एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट इन, ठीक है, एक्चुअल कैश टू बी ब्राउट इन, या तो पार्टनर कैश लेकर आएगा या एक्चुअल कैश टू बी पेड, या तो पार्टनर को कैश पे कर दिया जाएगा क्योंकि उनकी कैपिटल एडजस्ट हो रही है। तो एडजस्ट होने से हम किसी को बोलते हैं ना कैपिटल का पैसा पे कर सकते हैं, क्या पता कैपिटल कोई पार्टनर लेकर चला जाए या कोई पार्टनर कैपिटल एडिशनली लेकर आए तो पैसा कोई पार्टनर लेकर भी आ सकता है। तो वही इन्होंने लास्ट पॉइंट में कहा कि भाई नई फर्म की कैपिटल है 60,000 जो ए और सी के बीच में बढ़ेगी, उसका एडजस्टमेंट होगा और या तो कोई पार्टनर बोलते हैं ना कि या तो हम किसी पार्टनर को कैपिटल का पैसा पे करेंगे या तो कोई पार्टनर कैपिटल का पैसा लेकर आएगा एज द केस में भी। एच पॉइंट में लिखा है कि बी जो है उसको पेड करना है 5,000 इन कैश यानी 5,000 रुपए से इमीडिएटली पे कर देने हैं, बाकी जो भी बैलेंस उसका बचा कुचा रहेगा उसे ट्रांसफर करना है उसके लोन अकाउंट में। और क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट बनानी है ए एंड सी की। यहाँ पर ये नहीं बोला हुआ कि रिवोल्यूशन अकाउंट वर्किंग नोट वगैरह बनाने के नहीं बनाने, पर बेटा वो बनेगा। अगर उसने बैलेंस शीट बोल दी तो बैलेंस शीट से पहले क्या बनता है पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल से पहले क्या बनता है रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन अकाउंट से पहले भी हम कुछ नोट्स वगैरह बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर हमें पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है। एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने की उम्मीद कितने मार्क्स की है बेटा 6 मार्क्स की है, तो आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, तो चलिए हम अपना बेटा आंसर करते हैं। ठीक है और हमारा आंसर कुछ इस तरीके से, देखो हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो तो नहीं निकालना बिकॉज हमें अपना गेनिंग रेशियो ऑलरेडी पता है 3:1, याद है ना, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, फिर इसके बाद देखो हम यहाँ पर गेनिंग रेशियो वगैरह तो निकालेंगे तो वो वर्किंग नोट हमारा बनेगा नहीं। आप चाहे तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, न्यू रेशियो भी पता है ओल्ड रेशियो भी पता है, पर हमने स्मार्ट वर्क निकाल लगा दिया तो हमें पता है कि यहाँ पे गेनिंग रेशियो 3:1 ही है।
इसलिए हमने जो सबसे पहला वर्किंग नोट है वो गेनिंग रेशो का ना कैलकुलेट कर सबसे पहले हमने गेनिंग रेशो किसका कैलकुलेट करा है, 20 शेयर ऑफ गुडविल। यहाँ पे हमने रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाली है और एडजस्ट कर रहे हैं इसको सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो में। ऐसा हम किसको शो कर रहे हैं बेटा, एग्जामिनर को। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा कैलकुलेशन ऑफ 20 शेयर ऑफ गुडविल एंड एडजस्ट इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सबसे पहले एग्जामिनर को हमने बताया कि फर्म गुडविल कितनी है बेटा, फर्म गुडविल एंटायर फर्म की गुडविल कितनी है हमारी, 18,000। यहाँ से हमने बी के हिस्से की गुडविल निकाली, बी शेयर ऑफ गुडविल, जो कि है अगर पूरे फर्म की 18,000 है तो हमारे बी पार्टनर का शेयर क्या था, 2/6। अगर ओल्ड रेशियो कितना आया था कैपिटल के रेशियो में, 3:2:1, तो हमारे बी पार्टनर का शेयर क्या है, 2/6। सॉल्व करते हैं बेटा तो ये कितना आएगा, 6,000। यानी बी को जो गुडविल दी जाएगी वो 6,000 की दी जाएगी, बट देगा कौन, ए एंड सी। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट बेटा फ्लो चार्ट बनाया कि ए से कितना लिया जाएगा और सी से कितना लिया जाएगा। तो बोलेगा ए बोलेगा देख भाई बी तेरे को गुडविल मिलनी चाहिए, हम मना नहीं कर रहे। तो ए कहेगा मैं तुझे 6,000 में से गुडविल दूंगा क्योंकि तेरे को 6,000 की गुडविल चाहिए बी, तो मैं देने को तैयार हूं, पर मैं उतने से ही दूंगा जितने से मैं गेन कर रहा हूँ। और बताइए बी और सी का न्यू रेशो क्या आ रहा था हमारा, 3:1। तो यही हमने यहाँ पर क्या ट्रीट कर लिया, गेनिंग रेशो। ठीक है, तो बी का बताइए गेनिंग रेशो क्या है, 3/4। तो सॉल्व करेंगे तो ये 4,500 ही आएगा। मुझे लगता है काट पीट के आप अपना आंसर निकाल सकते हो, इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो बेटा। 4 के टेबल से 6,000 1500 टाइम जाएगा, 15 3 जा बेटा 45। सिमिलरली 4 को अगर 6,000 से कैंसिल करेंगे तो 1500 एंड 1500 इंटू 1। तो यानी ए जो गुडविल देगा ना बी को 6,000 में से, वो देगा 4500, और सी कितना देगा 6,000 में से 1/4, क्योंकि सी को गेन कितने से हो रहा था, 1/4 से, क्योंकि 3:1 था ना गेनिंग रेशियो। तो सी कितने से गेन कर रहा है, 1/4 से। तो सी कितना पे करेगा, 1500। तो दोनों का मिला के बी को कितनी गुडविल मिल जाएगी, 6,000। सेकंड पॉइंट में बेटा हम यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, क्योंकि क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी है और वो हमें जी पॉइंट पढ़ने से पता चल गया था, क्योंकि यहाँ पे न्यू फर्म की कैपिटल मेंशन थी और यहाँ पे ये भी बता दिया था कि ए और सी अपना इसी कैपिटल को बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने न्यू रेशो में और फिर कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, और कोई कैश लेकर आएगा तो लेकर आएगा या किसी को कैश पे करना होगा पार्टनर को तो करेंगे। तो ये लिखा हुआ था इस पूरे सेंटेंस में बेटा, तो यहाँ से हम समझ गए थे कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमें करनी है। तो बताइए पूरे नई फर्म की कैपिटल कितनी है बेटा, 60,000। तो हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया 60,000। ठीक है, ये आ गई हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। और इसी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को बेटा हम ए और सी के बीच में बांटेंगे, जो कि होगा 60,000, बट कौन से रेशो में, न्यू रेशो में, जो कि है 3/4 एंड 1/4। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना बेटा तो 4 के टेबल से 60,000 15,000 टाइम जाएगा और 15 3 जा 45। वहीं 60,000 को 1/4 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर काट पीट के कितना आएगा बेटा, 15,000। यानी हमें पता चल गया कि ए और सी की जो नई कैपिटल है वो कितनी है, 45,000 एंड 15,000। फिर बेटा इसके साथ हमारे सारे वर्किंग नोट प्रिपेयर हो गए। हमने बोलते हैं ना कि गुडविल का एडजस्टमेंट भी करके दिखा दिया वर्किंग नोट में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की भी कैलकुलेशन कर दी। अब हम अपना बेटा ना सिंपली सेकंड पॉइंट पे रिवोल्यूशन अकाउंट बना सकते हैं। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की पहली एडजस्टमेंट थी बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस की। हमने इसे पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया था, एक्सपेंस दिखा दिया था, बट ये हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड एक्सपेंस था, ये हमारा एसेट था बेटा। तो हम अगर आज इसे एसेट दिखाएंगे अपना तो ये हमारे बिजनेस का बेटा फायदा होगा, हमारे बिजनेस का एसेट बढ़ रहा है, क्योंकि हमने पहले इसे एक्सपेंस दिखाया था, तो अब इसे एसेट दिखाएंगे तो एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा तो रिवोल्यूशन में फायदा होगा, तो क्रेडिट साइड आएगा। आपको पता है क्रेडिट साइड बेटा किसकी होती है, रिवोल्यूशन की, इनकम की। अगर किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से बेटा फायदा होता है तो वो इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड आता है, और अगर एसेट्स और लाइबिलिटी के बढ़ने घटने से कोई भी नुकसान होता है तो वो डेबिट साइड आता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यानी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के पता चलने से बेटा हमें फायदा हुआ, क्योंकि हमारा एसेट बढ़ रहा है तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा। वहीं हमारे पास बेटा फिर एक फ्री होल्ड प्रेमिसेस भी है 50,000 की, जो 10% से बढ़ रही है। तो अगर हम अपने फ्री होल्ड प्रेमिसेस को, जिसकी वैल्यू 50,000 है, अगर हम उसे 10% से बढ़ाएंगे 10% से, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 5,000।
तो मेरी फ्री होल्ड प्रीमिसेस की वैल्यू 5,000 से बढ़ रही है, तो फायदा होगा बेटा, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड आएगा। वहीं पे बेटा अगर हम देखें तो आगे हमें बताया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% तक करना है, जो कि कितना आ रहा था 500। अगर आप 5% 10,000 पे लगाते हो तो 500 ही आएगा, मैंने करके भी बताया था अभी जब ये पॉइंट मैं आपको समझा रहा था। तो 500 रुपए का प्रोविजन ना हमें बनाना है, पर ऑलरेडी हम बना के कितना रख चुके हैं 200, तो हम और कितना बनाएंगे बेटा, और प्रोविजन 300। तो प्रोविजन ना हमारी लायबिलिटी है, तो अगर प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है 300 से, क्योंकि हमारा शक इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप करके भी दिखा सकते हो कि 500 रुपए का प्रोविजन बनाना था, पर 200 रुपए का प्रोविजन ना ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसलिए हम 300 रुपए का प्रोविजन बनाएंगे। बेटा गलती से ना यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 2 लिखना, क्योंकि डेबिट साइड के लिए हम 2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको काट देना, ठीक है। ऐसी गलतियां बच्चे आप भी कर सकते हो, ये मैंने जानबूझ के किया है कि आपको पता चल जाए कि कभी कभी ना बेटा देखो क्या होता है, बच्चे फ्लो में डेबिट साइड में 2 की जगह बाई लिख देते हैं और बाई की जगह 2 लिख देते हैं, तो इसलिए मेरे बच्चे गलती ना करें, ठीक है। तो इसको ठीक करना आप ठीक कर लेना, मैंने तो यहाँ पे इंटेंशनली दिया था ये, ठीक है। चलो समझ में आ गया। इसके बाद मेरे बच्चे फिर हमारे पास इन्होंने कहा है कि मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 5% से, तो 24,000 का अगर हम 5% निकालते हैं बेटा तो 1,200 रुपये आता है। इसका मतलब है हमारी मशीनरी 1,200 रुपये से लेस हो रही है। चाहे तो आप यहाँ दिखा भी सकते हो 24,000 का 5%, जो कि 1,200 आता है, तो वैल्यू कम हो रही है मशीन की, एसेट कम हो रहा है, नुकसान होगा तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आ गया, एक्सपेंस साइड आ गया। फिर इसके बाद बेटा नेक्स्ट है हमारा एक लायबिलिटी आई वर्कमैन की। अब वर्कमैन कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय अगर क्लेम कर रहा है, उसके साथ कोई मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट वगैरह, डैमेज वगैरह हुआ है, तो बिजनेस का ना बेटा लायबिलिटी निकल कर आ गया है, और बिजनेस कि अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो बिजनेस का नुकसान हो रहा है। जनरली इस नुकसान को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से लेस करते हैं, जो हमें लायबिलिटी साइड रिजर्व दिखता है उससे हम लेस करते हैं। पर बेटा हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये जितना भी लायबिलिटी हमारा बढ़ रहा है और इसके बढ़ने से जो नुकसान हो रहा है ना, ये नुकसान कहाँ जाएगा अब, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बताइए, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा और हमारा नुकसान कितने से आ गया बेटा, 1,500 से आ गया, ठीक है। इसके बाद तो बेटा जो भी पॉइंट्स हैं वो गुडविल, कैपिटल एडजस्टमेंट और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने या लोन ट्रांसफर करने में, और यहाँ पर हमें ई पॉइंट के बाद कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं दी है जो रिवोल्यूशन से संबंध रखती है। तो बस बात खत्म हो गया, इसका आप टोटल कर दीजिए, है ना, टोटल कर दीजिए। तो बताइए कौन सी साइड बड़ी लग रही है। सर हमें तो क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है 6,000। तो बेटा जो क्रेडिट का टोटल होगा ना वही डेबिट का टोटल होगा। पर बेटा डेबिट के अगर आइटम्स का हम बोलते हैं ना कि टोटल करें, तो ये तो 3,000 आ रहा है ना। इट मीन्स कि हमारा इनकम साइड का टोटल है 6,000 और एक्सपेंस है, एक्सपेंस का टोटल करें सारे आइटम्स का तो ये 3,000 होता है। तो हमारी इनकम ना हायर साइड पे है और एक्सपेंस लोअर साइड पे है। तो जो 3,000 का बैलेंस बच रहा है ना डेबिट साइड में, हम उसको क्या मानेंगे, प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। बेटा फिक्स्ड कैपिटल देखो, क्वेश्चन में कहीं भी फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा हुआ, करंट नहीं लिखा हुआ, तो ये ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड नहीं है पार्टनर का। तो हम मानेंगे ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, यहाँ पे पार्टनर का एक ही अकाउंट प्रिपेयर होगा जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसी में कैपिटल, उसी में इनकम, उसी में एक्सपेंस। अदरवाइज अगर ये फिक्स कैपिटल मेथड होता ना बेटा, तो कैपिटल अकाउंट के लिए सेपरेट अकाउंट बनता है पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए सेपरेट अकाउंट बनता है करंट अकाउंट, तब मैं ये प्रॉफिट करंट में डाल रहा होता। पर क्योंकि अमूमन 90% केसेस में बेटा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मेथड देखते हुए आते हैं कि चेंज इन पेयर्स से लेके इवन तो डेथ और डिसोल्यूशन तक, जो हमारा एंड चैप्टर होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप यूनिट का, वहां तक भी ज्यादातर हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के ही क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर ना बेटा जो प्रॉफिट है ना वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एक सिंगल सेट ऑफ अकाउंट यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, क्योंकि यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लग रहा है। तो इसलिए बेटा ये प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा, हम एग्जामिनर को लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताइए कितना प्रॉफिट आया, 3,000। तो हम ए के बीच में भी, बी के बीच में भी और सी के बीच में भी 3,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था, 3/6, 2/6 एंड 1/6। और अगर आप इसे सॉल्व करते हो ना बेटा, तो ये सॉल्व करके आएगा 1,500, 1,000 रुपीज एंड 500। टोटल करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये आएगा 3,000। इसका मतलब ये है कि आपका रिवोल्यूशन अकाउंट बनकर तैयार हो गया, और रिवोल्यूशन अकाउंट से बेटा जो आपका प्रॉफिट आया वो भी आपने पार्टनर को दे दिया। नेक्स्ट अकाउंट बेटा आपका जो बनेगा वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बिजनेस के लिए बेसिकली बेटा एक लायबिलिटी अकाउंट होता है। लायबिलिटी जितनी बढ़ती है बेटा, जितनी बढ़ती है
बिजनेस के लिए उतना ही क्रेडिट होता है। यानी आप पार्टनर्स को जितनी फेवरेबल यानी जितना फायदा देते चले जाएंगे पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी बढ़ेगी इनडायरेक्टली, और बिजनेस फिर उस सारे आइटम्स को फेवरेबल आइटम्स को जो पार्टनर्स को दिया जा रहे हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा। बट अगर हम पार्टनर्स को ना बेटा अनफेवरेबल चीजें देते हैं तो उनसे ना पार्टनर्स का कैपिटल ना लेस होता है, क्योंकि अनफेवरेबल यानी लॉसेस वगैरह देने से मेरे बच्चे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती नहीं रिड्यूस होती है, और पार्टनर्स की कैपिटल जितनी रिड्यूस होगी तो बिजनेस को फ्यूचर में उतना ही पैसा कम पे करना होगा। तो फिर वो सारी चीजें ना बेटा डेबिट साइड में आती है, यानी नेगेटिव साइड यानी डेबिट साइड में आती है। बोलो क्लियर हो गई बात। इस अकाउंट में टोटल मिला के बेटा कितना आइटम्स आते हैं, 6 आइटम्स आर देयर, जो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होने वाला है बेटा यहाँ पे, वो होने वाला है ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहला पॉइंट ओपनिंग बैलेंस, जिसकी शुरुआत हम क्रेडिट साइड से करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बेटा लायबिलिटी अकाउंट है और लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो इसलिए अगर बिजनेस में ऑलरेडी पार्टनर्स की बेटा कैपिटल लगी हुई है, ऑलरेडी कैपिटल लगी हुई है, तो वो कैपिटल बेटा ओपनिंग बैलेंस की तरह यहाँ ट्रीट करी जाती है कैपिटल अकाउंट में, और इसको हम यहाँ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 45,000, 30,000, एंड सी की कैपिटल कितनी आएगी 15,000। बोलो क्लियर होगी बात। ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट होता है बेटा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, सिस्टमैटिक चलोगे ना बेटा, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिचड़ी बना दोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप ही को कंफ्यूजन रहेगी कि यहाँ क्या होता है यहाँ क्या। तो मैं चाहता हूं कि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। तो पहले हमने ओपनिंग कैपिटल डाला क्रेडिट साइड में बेटा कैपिटल अकाउंट के। सेकंड पॉइंट में बेटा हम क्या डालेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट। बेटा रिवोल्यूशन अकाउंट में तो डेबिट हुआ क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड बचा तो वो प्रॉफिट था, पर जब हम पार्टनर्स को देंगे बेटा तो पार्टनर्स का अकाउंट तो बढ़ेगा ना। तो हमने लिखा बाय रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट आया क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स को प्रॉफिट दे दिया। ए को कितना प्रॉफिट मिला 1500, बी को कितना मिला 1000, सी को कितना मिला 500। बोलो क्लियर है। और हमने कुछ नहीं करा, बस प्रॉफिट को कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, बोलो क्लियर हो गया। तो यह था हमारा बेटा सेकंड पॉइंट। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बताइए कौन किसको गुडविल दे रहा है, इसका वर्किंग नोट तो हमने बहुत अच्छे तरीके से बना रखा था। बताइए बी को गुडविल कितनी मिल रही है 6000, कौन दे रहा है ए एंड सी, कितना 4500 एंड 1500। तो मुझे बताइए बी को गुडविल कौन दे रहा है, बी को गुडविल दे रहा है ए, बी को गुडविल दे रहा है सी, तो बाय ए कैपिटल बाय सी कैपिटल, और हम बी का अकाउंट ना बेटा बढ़ा देंगे। इसको मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ 4500 एंड 1500। बोलो क्लियर हो गया। तो ए और सी के द्वारा गुडविल दी गई किसको, बी को। कई बच्चे कहेंगे सर ए और सी के साथ जाती नहीं हो रही, आप ए सी से क्यों ले रहे हो गुडविल। बेटा क्योंकि जो बी का शेयर है ना, जो बी छोड़कर जा रहा है, वो ए और सी ले रहे हैं। कल के दिन ए और सी को ज्यादा फायदा होगा, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए बेटा ए और सी आज पर्सनली अपनी तरफ से गुडविल दे रहे हैं किसको, बी को, क्योंकि यहाँ पर बी अपना शेयर छोड़कर जा रहा है यानी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो रूल तो वही है ना कि सेक्रीफाइसिंग वाले पार्टनर को गुडविल दी जाती है गेनिंग पार्टनर्स के थ्रू। तो ए और सी ने गुडविल दे दी बी को, तो बाय एज कैपिटल बाय सी कैपिटल करके हमने बी का अकाउंट बढ़ा दिया। पर देखो अगर ए और सी बी को गुडविल दे रहे हैं तो बी ले भी रहा है किनसे, ए एंड सी से, तो टू बी कैपिटल। और बेटा यहाँ पर हमने ए और सी की कैपिटल कम करनी है। ए ने कितनी गुडविल दी बेटा अपनी कैपिटल से 4500, सी ने कितनी दी बेटा 1500, और ये किसने ली बेटा ए और सी से गुडविल, बी ने। तो टू बी कैपिटल कर हमने ए सी का अकाउंट घटा दिया। अब आप देखो मैंने इसे हाईलाइट किया है, तो सोचो हाईलाइट क्यों किया है बेटा, क्योंकि हम लोग ना इस पॉइंट को भूल जाते हैं। जनरली पता है बच्चे क्या करते हैं, गुडविल दे तो देते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, पर ना गेनिंग पार्टनर से गुडविल लेना भूल जाते हैं। तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में, स्पेशली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भूलना नहीं है। ठीक है, बोलो क्लियर हो गई बात। आंसर इज यस। थर्ड ये हो गया। फोर्थ पॉइंट आता है बेटा हमारा लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जाइए और लाइबिलिटी साइड देखिए, 4 टाइप के प्रॉफिट या 4 टाइप के कोई ऐसे लॉसेज या आइटम तो नहीं है जो राइट ऑफ करने हैं। तो मेरे बच्चे देखो 4 टाइप के जो प्रॉफिट हमें लाइबिलिटी साइड दिखते हैं उनके नाम होते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ। अब तो आप शायद बोलते हैं ना कि मोनोटोनस फील कर रहे होंगे, बोरियत आ रही होगी आपको, पर क्या करें बेटा, मेरा काम बताने का है तो मैं बताऊंगा ही। पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर, ये 4 टाइप के मेरे बच्चे प्रॉफिट होते हैं। हमें इनमें से एक भी प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा। 4 टाइप के लॉस हो सकते हैं, एक गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, वैसे वो लॉस नहीं होता, बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन AS 26 के अकॉर्डिंग हमें राइट ऑफ करना होता है। तो रिटायरमेंट में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है बेटा, रेशो चेंज हो रहा है, पार्टनर छोड़कर जा रहा है फर्म को, तो यहाँ पर बेटा हमें इंटेंजिबल एसेट यानी परचेज गुडविल को जो बैलेंस शीट के अंदर दिखती है उसे राइट ऑफ करना होता है।
तो इसलिए इंटेंजिबल एसेट यानी गुडविल, सिर्फ गुडविल की बात कर रहा हूँ, गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये 4 टाइप के लॉस होते हैं। ये भी हमें नहीं दिख रहे जो हम पार्टनर को बांटे। प्रॉफिट होते बेटा क्रेडिट साइड में बांटते, लॉस होते तो डेबिट साइड में बांटते, पर है नहीं तो स्किप कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या होता है बेटा कि कभी कभी पार्टनर ना बेटा बिजनेस के एसेट लेकर जा रहा होता है। तो हमने ना बेटा पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया ए पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक। हमें किसी भी पॉइंट में ये नहीं बताया गया कि कोई पार्टनर बिजनेस का क्या लेकर जा रहा है, एसेट लेकर जा रहा है। हाँ, अगर एसेट लेकर जा रहा होता तो मैं लिखता टू उस एसेट का नाम, और जो भी पार्टनर लेकर चला जाता उस पार्टनर की कैपिटल में रिड्यूस कर देता, क्योंकि बिजनेस का एसेट लेकर जा रहा और पैसे नहीं दे रहा, तो कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं हम उस पार्टनर की। बट यस, यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा, तो हमारा फिफ्थ पॉइंट भी स्किप हो जाएगा। अब आता है हमारा सिक्स पॉइंट। सिक्स पॉइंट होता है बेटा रिटायरिंग पार्टनर का बैलेंस निकालना। अगर पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, और अगर बचा कुचा बैलेंस तभी भी रह गया तो उसे लोन दिखाएंगे। तो वो हमारा सिक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ना मेरे बच्चे हम किसका काम करेंगे, अब बी का, क्योंकि हम सिक्स पॉइंट पे आ चुके हैं। तो हम बी का टोटल करेंगे। अगर हम बी का टोटल करें बेटा 30,000, 1,000, 4,500, 1,500 सबका जोड़ करें तो ये कितना आता है बेटा, ये आता है 37,000। और पता है मैंने क्रेडिट साइड को क्यों देखा, क्योंकि ना ये कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, तो बाय डिफॉल्ट सबकी क्रेडिट ही साइड बड़ी होंगी। तो इसलिए क्रेडिट का जो टोटल होगा वही बेटा डेबिट का भी टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस कराने के लिए तो कुछ नहीं है, तो बैलेंस कितना आ रहा है पार्टनर बी का जो रिटायर्ड हो रहा है, 37 ही आ रहा है। पर क्वेश्चन ने बेटा देखो कह दिया था कि हमें ना 5,000 उसे तुरंत पे करने हैं कैश से, पर हमारे पास बेटा बैंक बैलेंस है तो हम बैंक से ही पे करेंगे। तो टू बैंक करके ना बेटा देखो हमने 5,000 से ना पेमेंट कर दिया। अब सोचो 37,000 में से 5,000 की अगर आपने टू बैंक अकाउंट कर पेमेंट कर दी है बी को, तो अभी भी कितना बैलेंस बचा सर, 32। 37 में से 5,000 लेस करेंगे तो 32 बचेगा ना। तो ये जो 32,000 का बैलेंस बच रहा है ना, ये और कुछ नहीं बेटा, ये 20 का लोन ट्रीट करा जाएगा। तो टू 20 लोन कर हमने बी के बैलेंस में लिख दिया 32,000, यानी इतना पैसा अभी बी को देना बाकी है। सर इसको आप कैरी डाउन क्यों नहीं लिखते, देखो बेटा इतने क्वेश्चन कर दिए, ये क्वेश्चन अब पूछा जाना नहीं चाहिए था। बट बेटा कैरी डाउन इसलिए नहीं लिख रहे हैं बी का, क्योंकि बी अब पार्टनर है ही नहीं, वो आगे पार्टनर की तरह रहेगा ही नहीं, वो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। तो इसलिए उसका जितना भी बैलेंस बनता है ना, अगर हमने पे कर दिया तो वेरी गुड, नहीं किया तो उसे लोन बनाना होता है। यहाँ पे 5,000 की पेमेंट तो करी, पर 32,000 की नहीं करी, तो वो लोन बन गया। अब बेटा क्योंकि ए और सी कंटिन्यूइंग पार्टनर है और वो आगे भी रहेंगे, तो हम ए और सी का बेटा टोटल करेंगे, और ऑब्वियसली बात है इनका भी क्रेडिट ही साइड बड़ा होगा। तो ये आएगा 46,500 ए का टोटल, और सी का टोटल आएगा 15,500। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है यहाँ पे, जो कि नेचुरली है क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, तो डेबिट का टोटल भी यही हो जाएगा 46,500 एंड 15,500। अब आपको करना कुछ नहीं है, 46,500 डेबिट के टोटल से डेबिट फिगर, डेबिट का आइटम लेस करना है। तो अगर 46,500 में से 4,500 अगर हम लेस करते हैं तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 42,000। बोलो बात समझ में आई। और सी का अगर हम निकालें तो ये आएगा 14,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है, द आंसर इज यस। और बी का थोड़ी आएगा कोई कैरी डाउन, क्योंकि बी आगे कोई पार्टनर नहीं, उसका जितना भी बैलेंस बना वो हमने लोन बना दिया। क्या बना दिया था, लोन। ठीक है, हमने लोन बना दिया था, क्लियर है। चलो अब देखो, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, तो जो हमारी अभी क्लोजिंग कैपिटल आई ना, दरअसल ये क्लोजिंग नहीं है, हमारी क्लोजिंग कैपिटल तो नई कैपिटल मानी जाएगी, हम इसको एडजस्टेड कैपिटल मानेंगे, और हम अपनी एडजस्टेड कैपिटल को ना बेटा आगे ट्रांसफर कर देंगे, और इसको मानेंगे अपनी अब ओपनिंग कैपिटल, यानी ओल्ड कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, दिस इज अवर ओल्ड कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल, जो बोलना है बोलो, पर ये दो नाम है इसके, हम इसको ओल्ड कैपिटल और एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। सेम ट्रांसफर हो जाएगा 42,000 एंड 14,000। बोलो क्लियर है। अब बताओ आपकी नई कैपिटल कितनी आई थी, हमने नई कैपिटल कितनी निकाली थी बताइए, 45,000 एंड 15,000। तो हम ना इसको बनाएंगे अपनी क्लोजिंग कैपिटल बेटा, ये है हमारी नई कैपिटल। तो हमारी नई कैपिटल कितनी हो गई, 45,000 ए की एंड 15,000 हो गई बी, सॉरी 15,000 हो गई सी की। ठीक है, बी की थोड़ी होगी, बी तो पार्टनर अब रिटायर्ड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए, अब आपको बस चेक करना है कौन सी साइड बड़ी है। फिलहाल मुझे ये बता दो सर, दोनों की ना नई कैपिटल बड़ी है, तो 45,000 डेबिट का, 15,000 डेबिट का टोटल, तो क्रेडिट में भी यही आ जाएगा 45 एंड 15।
अब आपको बस ये देखना है कि पहले इनकी कैपिटल कितनी थी ओल्ड 42 और अब इन्हें नई कितनी करनी है 45। तो सोचो ए की पुरानी कैपिटल 42 थी बट अब नई कैपिटल कितनी करनी है 45। तो ऑब्वियसली बात है ए ना अपनी कैपिटल को बढ़ाएगा, इसकी कैपिटल एंड डेफिशिएंसी में है, ये अपनी कैपिटल और इंक्रीज करेगा बाय एडिशनल कैपिटल और लेकर आएगा। ये कितनी लेकर आएगा बेटा 3000, तभी तो 45 होगी, है ना। तो इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ बेटा, आपको पता रहेगा 3000 किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा हम एडिशनल कैपिटल। बोलो क्या आपको मुद्दा समझ में आता है? द आंसर इज यस। और पता है आपकी ये बैलेंसिंग फिगर थी, ये आपने निकाला भी, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। अब आप मुझे बताइए ऐसे ही सिमिलरली आप सी का भी करेंगे। सी की बताइए पुरानी कैपिटल कितनी थी एडजस्टेड 14 बट अब कितनी करनी है नई कैपिटल 15। तो इसे और कैपिटल लेकर आनी है बेटा अपने साथ, कितनी 1000। इसकी भी कैपिटल डेफिशिएंसी में है, ये भी अपनी और कैपिटल लेकर आएगा, सेम बाय बैंक करके 1000 आ गया। तो बेटा ये जो बैलेंस आया ना ए और सी का, इसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसी को ही हम कह रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये इतना ही करना होता है बस बेटा, और इतने करने के तुम्हें 6 मार्क्स मिलते हैं, देख रहे हो तुम। हाँ सर ये तो बड़ा इजी है। तो बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन, थोड़ा सा आपका डेडिकेशन चाहिए जब आप क्वेश्चंस कर रहे होते हो। आपके मन में कुछ नहीं चलना चाहिए बस अपनी अकाउंट्स के अलावा, जब आप अकाउंट्स कर रहे हो, ठीक है। बाकी बहुत इजी होती है बेटा अकाउंट, सुपर डुपर इजी। इसके बाद बेटा हम आए बैंक अकाउंट में। तो बताइए बैंक अकाउंट क्यों बना रहा हूं मैं, क्योंकि बैंक अकाउंट में भी चेंजेस आ रहे हैं। हालांकि आप रफ में जाकर भी कर सकते हो, वो भी मैं अभी बता दूंगा आपको। पर आप अगर बैंक अकाउंट बनाते हो ना तो अकाउंट की अच्छी नॉलेज रहती है बेटा। कितना टाइम लगेगा आपको, 30 सेकंड 40 सेकंड इसे बनाने में, तो कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। मुझे बताइए बैंक अकाउंट बिजनेस के लिए कैसा अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट होता है बेटा। कैसा अकाउंट होता है, एसेट अकाउंट होता है। और जितने एसेट्स हमारे बढ़ेंगे यानी जितना बैंक बैलेंस हमारा बढ़ेगा वो डेबिट होगा, जितना बैंक बैलेंस बेटा हमारा घटेगा वो क्रेडिट होगा। आप बैलेंस शीट में जाइए और देखिए क्या ऑलरेडी हमारे पास बैंक बैलेंस था, हाँ सर 13,000 का। तो हम यहाँ से बेटा इसे कॉपी करेंगे और डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस, जो कि होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बोलो क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा बस कुछ नहीं देखना, ये ओपनिंग बैलेंस आपने स्टार्ट कर दिया, आपको बस ये देखना है कि आप पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया। सर एक तो हमें याद है हमने बी को पेमेंट करी थी सर, कितनी पेमेंट करी थी बी को 5000। तो यहाँ तो ना बी की कैपिटल ना रिड्यूस हो रही थी क्योंकि हम उसे 5000 की पेमेंट कर रहे थे, पर किसके थ्रू करी, बैंक के थ्रू। तो जब हम बैंक अकाउंट में आएंगे ना तो यहाँ पर हम इसे क्रेडिट करेंगे। और कोई बच्चा ऐसा अगर है ना जो अपना दिमाग बंद करके रखता है तो इतना भी समझ सकता है कि यहाँ बैंक अगर डेबिट किया है तो जब बैंक अकाउंट में आएंगे तो क्रेडिट करेंगे। तो देख रहे हो, जो रट्टू तोता है उनको भी मैंने समझा दिया। थैंक यू तो आप बोलोगे नहीं बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर थैंक यू थैंक यू, इट्स में ना आप रटते हो। नहीं सर हम रटते नहीं, बस थैंक यू बोल रहे हैं। मुझे बताइए बाय 20 कैपिटल करके हम क्रेडिट साइड में बेटा पेमेंट कर देंगे बी को 5000 रुपए की, जो हमने कैपिटल की पेमेंट करी। इसके बाद ना मेरे बच्चे हमने ये भी देखा था कि जब कैपिटल एडजस्ट हुई थी तो कैपिटल एडजस्ट होने के दौरान ए और सी अपने घर से और कैपिटल लगा रहे थे। तो 3000 रुपए की ए की एडिशनल कैपिटल आई बिजनेस के अंदर और सी की 1000 की। ये किसके थ्रू आई, बैंक के थ्रू। तो यहाँ क्रेडिट है, पर जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू एज कैपिटल टू सीज कैपिटल 3000 रुपए और 1000 रुपए। बोलो क्लियर है? बस इतना ही तो था, और कहीं भी बैंक के ट्रांजेक्शन हमारी हुई नहीं, तो बस दैट्स इट। तो ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा बेटा 17,000। डेबिट साइड बड़ा होगा, एसेट है बैंक तो नेचुरली डेबिट ही साइड बड़ा होगा। तो जो डेबिट साइड है वही क्रेडिट साइड होगा। पर अगर मैं क्रेडिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड के आइटम से लेस करता हूँ तो क्रेडिट साइड मेरा एक बैलेंस बच रहा है जो कि आ रहा है 12,000। और आपको पता है ये 12,000 का बैलेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा डेबिट फिगर ग्रेटर साइड पे है और क्रेडिट फिगर लोअर साइड पे है। पैसा आया कितना 17,000, गया कितना 5,000, बचा कितना 12,000। तो मेरा ना बेटा देखो बैंक बैलेंस ना अपडेट हो गया, 13,000 से 12,000 हो गया। हालांकि जो बच्चे थोड़ा सा शार्प माइंडेड है मैं उनको बता दूं कि बैंक अकाउंट अगर आप नहीं भी बनाते, या हर किसी के लिए अगर आप बैंक अकाउंट नहीं बनाते तो आप रफ में जाके कह सकते थे कि ओपनिंग बैलेंस मेरा 13,000 है, 3,000 रुपए ए लेकर आया अपनी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के थ्रू, सी कितना लेकर आया 1,000 रुपीज, और बी को हमने कितने रुपए पे कर दिया 5,000। तो रफ में जाकर भी आप निकाल सकते थे ये 12,000 ही आता।
अब कई बच्चे कहेंगे सर ये क्यों ही बनाए, हाँ तो आप स्किप कर सकते हो, पर अगर आप बनाते हो बेटा अकाउंट तो आपकी नॉलेज अकाउंट की बहुत अच्छी रहती है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप रफ में ऐसे करना चाहते हो प्लस माइनस बैंक का बैलेंस, कि प्रॉपर बैंक अकाउंट बनाना चाहते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं पर्सनली यही बोलूंगा कि आप बैंक अकाउंट बनाइए, जिससे कि आपके कंसेप्ट पार रहे, स्ट्रांग रहे, जिससे कि आप गड़बड़ ना करें कभी भी, ठीक है। फिर इसके बाद बैलेंस शीट अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना तो और भी आसान है बेटा। सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड, देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो सभी को पता है, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2016। क्योंकि बेटा यहाँ पे डेट तो दी नहीं है, बट हम यही मानेंगे कि 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट क्लोज हो रही है, तो हम नई बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 को भी बना सकते हैं और 1 अप्रैल को भी बना सकते हैं, ऐसा कोई सच इश्यू नहीं है। तो हमने 1 अप्रैल 2016 लिख दिया। लायबिलिटी साइड में हमने सबसे पहले बेटा कैपिटल अकाउंट लिखा, और कैपिटल अकाउंट किसका आएगा मेरे बच्चे, कैपिटल अकाउंट आएगा ए एंड सी का। जो नई कैपिटल आई ना वो हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो देखो ए की कैपिटल है 45, सी की कैपिटल है 15, और नई फर्म की कैपिटल तो पता ही है 60,000 ही थे, तो देखो 60,000 आ गई। फिर हमें पता है ठीक इसी के नीचे हम लिखेंगे 20 लोन, क्योंकि हमने ना बेटा 20 पार्टनर को ना सारी पेमेंट नहीं करी, तो जितना भी उसका बैलेंस बना ना हमने उसे 20 लोन ट्रीट कर दिया। तो लाइबिलिटी साइड हम इसको शो भी करेंगे 32,000 रुपीज से। इसके बाद बेटा फिर हमारे पास क्रेडिटर्स दिए हैं, और क्रेडिटर्स देखो हमारी पुरानी बैलेंस शीट में एज इट इज है, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये कॉपी पेस्ट करके एज इट इज आ जाएंगे 10,800। वहीं बिल्स पेबल भी दिए हैं बेटा, तो बिल्स पेबल में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं बोला गया कि बिल्स पेबल में कोई चेंज हो रहा है, तो ये भी एज इट इज आ गया। देख रहे हो कितना आसान है। फिर देखो लाइबिलिटी साइड खत्म, फिर एसेट साइड में आते हैं। इन्होंने बेटा पहले हमें करंट एसेट दिए हैं, फिर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट पता है ना, जो विद इन 1 ईयर के अंदर यूटिलाइज या कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिन्हें हम 1 साल से ऊपर के लिए भी यूज करते हैं, लाइक फिक्स एसेट वगैरह। बेटा कोशिश करो कि अपनी बैलेंस शीट में जब आप नई बैलेंस शीट बनाते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, तो उस दिन आप फिक्स एसेट पहले लिखा करो। तो हमने देखो मशीनरी लिखा, और क्या मशीनरी में चेंज हो रहा था, हाँ सर मशीनरी हमारी डेप्रिशिएट हो रही थी 5% से, इसलिए हमने मशीनरी का 24,000 का बैलेंस सीधा आउटर कॉलम में नहीं लिखा, पहले इनर में लिखा, माइनस कराया कि हमारी मशीन कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, किसकी वजह से, रिवोल्यूशन अकाउंट की वजह से। और अगर हम 24,000 का 5% निकालते हैं तो 1200 आता है। ऑलरेडी बेटा ये सब आप अपना रिवोल्यूशन अकाउंट में कर चुके हो, तो बस आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आप अपनी मशीन को घटाओगे, तो 24,000 को 1200 से घटाएंगे तो 22,800 आएगा। बोलो क्लियर है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एसेट है फ्री होल्ड प्रेमिसेस। ये बेटा हमारा बढ़ रहा था, अगर आपको याद हो तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस 10% से इंक्रीज हो रहे थे, अप्रिशिएट हो रहे थे। तो नई बैलेंस शीट में हमने फ्री होल्ड प्रेमिसेस लिखा इनर कॉलम में 50,000, और अपने फ्री होल्ड प्रेमिसेस को रिवोल्यूशन की मदद से प्लस कर कर बढ़ा दिया 5,000 से, जो कि आया 55,000 आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास करंट एसेट है स्टॉक। स्टॉक में किसी भी तरीके का चेंज नहीं हुआ, तो सीधा बाहर ही आ गया बेटा स्टॉक 9,000। उसके बाद बेटा हमारे पास है डेटर्स। बात करें डेटर्स की, तो डेटर बेटा ओरिजिनल तो 10,000 ही थे, अगर याद हो आपको तो, है ना। पर अब जो हम लेस करेंगे ना प्रोविजन, वो पुराना प्रोविजन 200 ही नहीं करेंगे, बस हमने 300 रुपए का और प्रोविजन बनाया था, याद है आपको। हमने 300 रुपए का और प्रोविजन, क्योंकि 500 का बनाना था टोटल, 200 का पहले ही बना था, तो हमें 300 का और प्रोविजन बनाना था। तो हमारा ये एक्सपेंस हुआ था बेटा, क्योंकि शक बढ़ रहा था डेटर के ऊपर, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, तो एक्सपेंस था। पर जब हम नई बैलेंस शीट में जाएंगे ना बेटा, तो बैलेंस शीट हमेशा ओवरऑल पोजीशन बताती है बिजनेस की। तो मुझे बताओ 200 रुपए का प्रोविजन पहले से था, 300 का और ऐड कर दिया तो 500 हो गया। तो 10,000 में से 500 का प्रोविजन अगर आप लेस करोगे, तो अब आपके नेट डेटर्स आए 9,500। 9,500 का मतलब है कि कितने डेटर से पैसे मिलने की संभावनाएं हैं, 9,500 से। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस बेटा हमारा अपडेट होकर कितना हो चुका है, 12,000 हो चुका है, तो हमने यहाँ पे 12,000 लिख दिया। तो क्या हमने सारे एसेट्स लाइबिलिटी लिख दिए बैलेंस शीट के, हाँ। जो अपडेट होने थे अपडेट कर दिया, जो नहीं थे उन्हें एज इट इज लिख दिया। पर बेटा टोटल करने से पहले, क्योंकि अब आप बैलेंस शीट का टोटल कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पर टोटल करने से पहले बस एक बार आप अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई करोगे, देखोगे कितनी एडजस्टमेंट थी। तो बेटा यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5, प्रॉफिट जो निकाला ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बैलेंस है। एडजस्टमेंट आपके पास 5 है, ये 5 एडजस्टमेंट ना बेटा आपकी बैलेंस शीट में होनी चाहिए। तो देखो एक एडजस्टमेंट मशीन में हो गई, एक फ्री होल्ड प्रेमिसेस में हो गई, एक प्रोविजन में हो गई, तो 3 हो गई, पर 2 दिख नहीं रही बेटा। तो वो कौन सी हैं देखो। रिवोल्यूशन में जाओ, मशीन देख लिया था, प्रोविजन देख लिया था, फ्री होल्ड देख लिया था,
क्या बचा? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये जो दो आपके पास पॉइंट थे, एडजस्टमेंट थे, ये आपने बैलेंस शीट में नहीं लिखा। और अगर आप अपनी बैलेंस शीट टैली करते हैं ना बेटा, तो टैली होती भी नहीं हो। इसलिए बोलते हैं टैली करने से पहले एक बार रिवोल्यूशन को जरूर क्रॉस वेरीफाई कर लो। तो देखो, एक है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस यानी प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसको आपको ना एसेट दिखाना है, क्योंकि ये आपने एडवांस एक्सपेंस पे कर दिया ना। तो आप इसे चाहे प्रीपेड इंश्योरेंस लिखो या आप इसे अनएक्सपायर्ड लिखो, बात एक ही है। एडवांस लिखो, एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी लिखो, ठीक है। प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, एडवांस, बात एक ही है। एसेट है बेटा ये आपका, तो आपने एसेट साइड दिखाया। और जो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी आपकी निकल कर आई, क्लेम जो निकल कर आया, वो बेटा आपकी लाइबिलिटी है। यहाँ आपने नुकसान दिखाया, बट आप अपनी नई बैलेंस शीट में इसे लायबिलिटी भी दिखाएंगे, क्योंकि आपने अपने वर्कर को ये पे करना है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना बेटा? 1500। बस, अब आपकी पांचों की पांचों एडजस्टमेंट होगी, एक वर्कमैन, एक मशीन में, एक फ्री होल्ड में, एक प्रोविजन में और एक प्रीपेड इंश्योरेंस में। अब आप टोटल कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप टोटल करते हो ना बेटा, तो ये आएगा 60,000 प्लस 32,000 प्लस 10,800 प्लस 5,000 प्लस 1,500, ये आ रहा है 1,09,300, ठीक है। और 22,800, 55,000, 9,000, 9,500, 12,000, 1,000, ये भी एसिड का टोटल भी बेटा सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा पूरा क्वेश्चन सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो देखो, ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। एडजस्टमेंट ज्यादा थी इसमें। आई होप सो कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अच्छा पॉइंट इसमें बस बेटा मुझे ए वाला ही लगा, जो आपको थोड़ा फंसा सकता था, या आप समझ ना पाते लैंग्वेज को, तो मैंने आपको इसे समझा दिया। तो घर में जाकर आप इस क्वेश्चन की क्या करना, प्रैक्टिस। और इसी के साथ ना मेरे बच्चे, हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, तो केस नंबर 2 को देखेंगे कि केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम अपनी कैपिटल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। बोलो, बात समझ में आई? और अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट अगर है बेटा टॉपिक को लेकर, तो जब मैं ये वीडियो अपलोड कर लूँ, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट्स, बोलते हैं ना कि मेरे साथ, बोलते हैं ना कि शेयर कर सकते हैं एज फास्ट पॉसिबल। मैं अपने, बोलते हैं ना कि जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच में, अपने क्लासमेट्स के बीच में, जिसकी वजह से उन्हें पता चल सके कि एक आशीष सर भी हैं जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट आपको सही लगता है बेटा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वे में सब्सक्राइब करके, शेयर कर कर, ठीक है, लाइक कर कर अपना, बोलते ना, प्यार मुझे दे सकते हो। बोलते ना, इट मीन्स अ लॉट, मुझे मोटिवेशन भी इससे बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मिलता हूँ बेटा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, से